नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जीत मास्टर स्टडी पर। हम इंडियन पॉलिटी के तहत मूल अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। मूल अधिकारों के तहत हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार का अध्ययन कर लिया है। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने आर्टिकल 17 एवं आर्टिकल 18 का अध्ययन, साथ ही में आर्टिकल 19 का क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। आज हम आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आर्टिकल 20, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 20। तो आर्टिकल 20 जो है ना, ये किसका भाग है, ये राइट टू फ्रीडम का क्या है, भाग है। किसका, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार का क्या है, भाग है। हमने इससे पहले, क्योंकि राइट टू जो फ्रीडम है वो आर्टिकल 18 से लेकर कहाँ तक है, आर्टिकल 22 तक है। तो हमने अध्ययन कर लिया कहाँ से कहाँ तक, हमने अध्ययन कर लिया 18 का और 19 का, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे किसकी, आर्टिकल 20 की। तो आर्टिकल जो 20 है ये एक प्रकार से किसकी बात करता है, अपराध शुद्धि की क्या करता है, बात करता है ना। अपराध शुद्धि का अधिकार देता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20। इस आर्टिकल 20 में निम्न 3 बातें हैं। आर्टिकल 20 का क्लोज 1 क्या कहता है, ये संरक्षण करता है किसका, भूतलक्षी विधायन से। किससे, भूतलक्षी विधायन से संरक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है, संरक्षण की बात करता है, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज मतलब प्रोटेक्शन करता है किससे, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज से प्रोटेक्ट करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20 का क्लोज 1। आर्टिकल 20 का क्लोज 2 ये दोहरे दंड से क्या करता है, संरक्षण करता है। किससे, दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है। मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी, किसकी बात करता है ये, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी की बात करता है। किसकी बात करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी की बात करता है, ठीक है। और क्लोज नंबर जो 3 है ये किसकी बात करता है, ये आत्म अभिशंसन की बात करता है। किसकी, आत्म अभिशंसन की क्या करता है, बात करता है। आत्म अभिशंसन का संरक्षण है, मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब हो गया ये प्रोटेक्शन करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से। किससे करता है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। कौन सा, क्लोज 3, ठीक है। तो ये 3 बातें हैं कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 20 में। सबसे पहला कौन सा है, भूतलक्षी विधायन। तो भूतलक्षी विधायन का मतलब क्या होता है, या एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है कि ऐसे कानून जो अतीत काल से क्या किए जाते हों, लागू किए जाते हों। मतलब जो बैकडेट से कानून लागू किए जाते हैं उनसे संरक्षण की बात करता है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1। और उसी को क्या बोला जाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज बोला जाता है, भूतलक्षी विधायन बोला जाता है। तो भूतलक्षी विधायन का मतलब क्या हो गया कि ऐसे लॉज, ऐसे कानून जो बैकडेट से, जो अतीत काल से क्या किए जाते हों, लागू किए जाते हों, ठीक है। भूतलक्षी विधायन से मतलब ये हो जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और अपराध करते समय यदि उसने लागू कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो उसे क्या नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चाहे अपराध करने के बाद में क्या कर दिया गया हो, कानून बना दिया गया हो, ठीक है ना। मतलब भूतलक्षी विधान ये कहता है कि वर्तमान में लागू कानून का उल्लंघन करने पर ही किसी अपराधी को क्या मिलेगी, सजा मिलती है। साथ ही में उस अपराध में, उस अपराध के लिए निर्धारित सजा ही मिलती है, उससे ज़्यादा सजा नहीं मिलती है। कौन से के अनुसार, भूतलक्षी विधायन के अनुसार, ठीक है। दूसरा, भूतलक्षी जो विधायन है ये केवल फौजदारी मामलों में ही क्या है, लागू होता है। मतलब भूतलक्षी विधायन से आपको फौजदारी जो अपराध है
है ना, क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें आपको क्या करता है, संरक्षण देता है। सिविल जो एक्टिविटीज़ हैं, जो दीवानी मामले हैं, उन दीवानी मामलों में क्या नहीं होता, ये भूतलक्षी विधान से संरक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, कहने का मतलब सिविल जो एक्ट होते हैं, सिविल जो कानून होते हैं, जो दीवानी कानून होते हैं, उनको बैकडेट से क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। ठीक है ना, ये फौजदारी मामलों के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है। फिर है कौन सा, आर्टिकल 20 का क्लोज 2, जो किसकी बात करता है, दोहरे दंड से संरक्षण की बात करता है, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगी, उस अपराध के लिए एक से ज़्यादा सजा नहीं मिलती है। ठीक है, वही है आपका कौन सा, दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक है ना, परंतु यहाँ ये ध्यान रख लेना कि जो विभागीय या जो प्रशासनिक कार्यवाही होती है, कौन सी, विभागीय या फिर कौन सी प्रशासनिक जो कार्यवाही होती है, उस प्रशासनिक कार्यवाही को किसमें नहीं गिना जाता, या प्रशासनिक जो दंड होता है, जो सजा होती है, उसको किसमें नहीं गिना जाता है, दोहरे दंड में नहीं गिना जाता है। ठीक है, लास्ट है कौन सा, आत्म अभिशंसन, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, या स्वयं के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये तीन बातें हैं कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 20 का क्लोज नंबर 1 भूतलक्षी विधान से संरक्षण की बात करता है। क्लोज नंबर 2 दोहरे दंड से संरक्षण की क्या करता है, बात करता है। क्लोज नंबर 3 आत्म अभिशंसन से संरक्षण की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से आर्टिकल की, आर्टिकल 21 की। बात करते हैं कौन से आर्टिकल की, आर्टिकल 21। सबसे महत्वपूर्ण है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21। ठीक है ना, तो किसकी बात करता है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21। ठीक है, प्राण एवं दैहिक मतलब लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी की क्या करता है, बात करता है। लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की क्या करता है, बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 के बारे में सबसे पहले जो अंबेडकर महोदय हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो महोदय हैं, इन्होंने इसको संविधान का क्या कहा है, मेरुदंड कहा है, बैकबोन कहा है। मतलब आर्टिकल 21 को क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखोगे। दूसरा, आर्टिकल 21 जो है ना, वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ किनको भी प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को भी क्या है, प्राप्त है। विदेशी नागरिकों को भी क्या है, ये प्राप्त है। ठीक है, दो बात आप ध्यान रखोगे किसके बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो किसकी बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है ना। मतलब अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और जो पर्सनल लिबर्टी है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं, जो दैहिक स्वतंत्रताएं हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है क्या इसमें उल्लेखित, तो इसमें उल्लेखित ये है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, किसके द्वारा, इन शब्दों पर गौर करना। पहले तो ये दो बातें आप ध्यान रखना, फिर दूसरे जो मैं शब्द बोल रहा हूं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कौन सी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य कोई ऐसा माध्यम नहीं है, अन्य कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा व्यक्ति को उसके जीवन जीने के अधिकार से क्या किया जा सके, वंचित किया जा सके। शब्दों पर गौर करना, क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को, क्योंकि ये दोनों को प्राप्त है, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को क्या है, प्राप्त है, तो किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब ये हो गया इसका कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया, और कोई माध्यम नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ कौन सी प्रक्रिया का उल्लेख है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक सीधा सा प्रश्न ये भी बनता है कि कौन से आर्टिकल में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, तो कौन सा आर्टिकल हो गया आपका, कौन सा आर्टिकल हो गया, आर्टिकल 21 है ना। प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको क्या बोलते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को क्या बोलते हैं,
प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है ना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस पर सीधा सा प्रश्न बनता है कि ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21 में है। दूसरा, हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ना वो कहाँ से ग्रहण की है, कहाँ से ग्रहण की है, जापान से क्या की है, ग्रहण की है। हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं अपनाया है, हमने विधि की उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई है। ठीक है ना, ये विधि की उचित प्रक्रिया जो है ना ये भी कौन से आर्टिकल में ही समाहित हो जाती है, आर्टिकल 21 में। वो कैसे होती है उसकी अभी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आपको आर्टिकल 21 के बारे में क्या ध्यान रखना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देह स्वतंत्रता से क्या किया जा सके, वंचित किया जा सके। ठीक है, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। कौन से आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 21 के बारे में। दूसरी बात, एक वाद आया था, कौन सा, A.K. गोपालन। कौन सा आया था, A.K. गोपालन बनाम वर्सेस मद्रास राज्यवाद। कौन सा आया था, मद्रास राज्यवाद। कब का, 1950 का। ठीक है, तो कौन सा वाद है, वाद का नाम है A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्यवाद। इस मद्रास राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 को बहुत ही नैरो रूप में क्या किया, परिभाषित किया। नैरो रूप में कैसे परिभाषित किया, क्योंकि इसमें आर्टिकल 21 में क्या उल्लेखित था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गोपालन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि आर्टिकल जो 21 है ना ये किसके खिलाफ प्राप्त है, ये कार्यपालिका, ध्यान से सुनना, कार्यपालिका की मनमानी, कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ प्राप्त है। किसके खिलाफ प्राप्त है, कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ प्राप्त है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 के खिलाफ क्या है, प्राप्त है। किसके खिलाफ प्राप्त नहीं है, तो अपना जो देश है उस देश के मतलब भारत के राज्य क्षेत्र का जो विधानमंडल है, मतलब जो लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर मतलब विधानमंडल के खिलाफ क्या नहीं है, प्राप्त नहीं है। मतलब कानून बनाने वाली संस्था के खिलाफ ये प्राप्त नहीं है। ये बात कही कौन से वाद में, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्यवाद में। क्योंकि ये जो निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का, ये किसके तहत आया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाई लॉ के द्वारा आया। तो एक नैरो रूप में उसको क्या किया गया था, परिभाषित किया गया था कि आर्टिकल 21 जो है वो केवल किसके खिलाफ प्राप्त है, कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ प्राप्त है। किसके खिलाफ प्राप्त नहीं है, विधानमंडल के खिलाफ, विधानमंडल के खिलाफ प्राप्त नहीं है। विधानमंडल द्वारा बनाए जाने वाले जो कानून है उनके खिलाफ प्राप्त नहीं है। केवल किसके खिलाफ प्राप्त है, कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ प्राप्त है। कौन से वाद में ये निर्णय दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्यवाद में। ठीक है, उसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण वाद आता है जिसका नाम है मेनका गांधी वाद। ठीक है ना, मेनका गांधी वाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का वाद आता है। ठीक है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस आर्टिकल 21 को बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत रूप में क्या किया, परिभाषित किया और उन सभी मूल अधिकारों को आर्टिकल 21 में समाहित कर लिया जो जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है। मतलब ऐसे ऐसे मूल अधिकार आर्टिकल 21 में समाहित कर दिए गए जिनका उल्लेख संभवतः अपने संविधान में भी नहीं है। मूल अधिकारों में तो है ही है नहीं, मूल अधिकारों में तो नहीं है, किसमें भी नहीं है, पूरे के पूरे संविधान में भी नहीं है। तो आर्टिकल 21 के संदर्भ में अभी के लिए आपको दो वादे ध्यान में रखने हैं। एक तो कौन सा, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्यवाद और एक मेनका गांधी वर्सेस भारतीय संघवाद। ठीक है, तो भारत संघवाद जो आया, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मेनका गांधी, कौन सा था, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद। कौन सा था, भारत संघवाद 1978। ठीक है, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने
इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किसको, आर्टिकल 21 को, किसको, आर्टिकल 21 को एक विस्तृत रूप में एवं व्यापक रूप में क्या किया, परिभाषित किया है। ठीक है, क्या किया है, विस्तृत एवं व्यापक रूप में इसको परिभाषित करने का काम किया। किसमें, मेनका गांधी वाद में। मेनका गांधी वाद क्यों आया था, तो 1978 में जो भारत सरकार थी, उस भारत सरकार के द्वारा बिना किसी कारण से ही मेनका गांधी के पासपोर्ट को क्या कर दिया गया था, सीज कर दिया गया था, जब्त कर लिया गया था। तो उसी के खिलाफ जो है ना मेनका गांधी कहाँ गई थी, सर्वोच्च न्यायालय गई थी। और उसी वाद में फिर सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 को एक विस्तृत एवं व्यापक रूप में क्या किया, परिभाषित किया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले ये कहा कि जो ए.के. गोपालन जो वाद था ना, उस वाद के निर्णय को क्या कर दिया, बदल दिया। ए.के. गोपालन वाद को क्या कर दिया, वाद के निर्णय को, जजमेंट को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब रद्द करने का मतलब क्या हो गया, रद्द करने का मतलब ये हो गया कि ये जो आर्टिकल 21 है ये कार्यपालिका, क्या मतलब हो गया इसका, ये कार्यपालिका की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ तो प्राप्त है, साथ ही में ये भारत की जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो विधानमंडल है, उस विधानमंडल की कार्यवाही के खिलाफ भी क्या है, प्राप्त है। कौन से वाद में कहा, मेनका गांधी वाद में कहा। ठीक है, तो दोनों के खिलाफ ये क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है ना। दूसरा, इसमें क्या निर्णय आया कि इसमें उन सभी स्वतंत्रताओं को शामिल कर लिया गया, किनको शामिल कर लिया गया, सभी स्वतंत्रताओं को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, सभी स्वतंत्रताओं को शामिल कर लिया गया जो जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है, जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है, के लिए आवश्यक हैं, वो किस में समाहित हो जाती हैं, आर्टिकल 21 में समाहित हो जाती हैं। ठीक है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, कार्यपालिका एवं विधानमंडल, दोनों के खिलाफ क्या है, ये प्राप्त है। दोनों की मनमानी कार्यवाही के खिलाफ, दोनों के द्वारा बनाए जाने वाले जो कानून है उनके खिलाफ क्या है, प्राप्त है। मतलब कौन से वाद के निर्णय को बदल दिया, गोपालन वाद के निर्णय को बदल दिया। सभी स्वतंत्रताएं इसमें क्या है, शामिल कर ली गई जो जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है। मतलब उन सभी परिस्थितियों को आर्टिकल 21 में शामिल कर दिया गया जो किसके लिए आवश्यक होता है, जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। अब कैसा जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है, तो वो सभी परिस्थितियां जो गरिमा युक्त जीवन जीने के लिए, कौन सा, गरिमा युक्त जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है ना, वो भी किस में समाहित है, आर्टिकल 21 में क्या है, समाहित है, आर्टिकल 21 में क्या है, समाहित है। ठीक है ना। दूसरा, आर्टिकल जो 21 है, ये आर्टिकल 21 ये भी कहता है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का ये जो मेनका गांधी वाद में निर्णय है, उसके बाद में ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को तभी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है जब प्रक्रिया उचित हो, जब प्रक्रिया उचित होनी चाहिए। ठीक है, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, युक्ति युक्त होनी चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। मतलब जो प्रोसेस है वो फेयर होनी चाहिए, वो जस्टिसेबल होनी चाहिए, और वो रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब ये उचित कारण होना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, और युक्तियुक्त कारण या युक्तियुक्त रीजनेबल जो कारण है के द्वारा ही किसी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, विधि मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। कौन से वाद के निर्णय के बाद में, आर्टिकल 21 मेनका गांधी वाद के निर्णय के बाद में। मैंने अभी क्या बताया कि सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं को क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो आर्टिकल 14 भी इसमें समाहित है, आर्टिकल 19 फर्स्ट के तहत जितनी भी स्वतंत्रताएं आती हैं वो किस में समाहित हैं, आर्टिकल 21 में क्या है, समाहित हैं। कौन से निर्णय के बाद में, मेनका गांधी वाद निर्णय के बाद में। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका कौन सा, ये मेनका गांधी वाद। तो आप ध्यान रखना कि मेनका गांधी जो वाद आया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 21 को एक विस्तृत एवं व्यापक रूप में क्या किया, परिभाषित किया, और उन सभी परिस्थितियों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया जो जीवन जीने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। ठीक है, इसी के तहत जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आरंभ में क्या कहा गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया,
कौन सी है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना। तो ये विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, इसी के द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत दी जाने वाली जो स्वतंत्रताएं हैं उनसे क्या किया जा सकता था? वंचित किया जा सकता था। लेकिन मेनका गांधीवाद के बाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ इसमें किसको भी समाहित कर लिया गया? इसमें विधि की उचित प्रक्रिया को भी क्या कर लिया गया? समाहित कर लिया गया। किसको? विधि की उचित प्रक्रिया को भी क्या कर लिया गया? समाहित कर लिया गया, ठीक है ना। तो विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या हो गया? है ना, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली? जापान से। और विधि की जो उचित प्रक्रिया है ये कहाँ का है? ये यूएसए का है। तो विधि की जो उचित प्रक्रिया है, ठीक है ना, विधि की जो उचित प्रक्रिया है जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की जांच इस आधार पर भी कर सकता है कि वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं है। तो मेनका गांधीवाद में कौन सी प्रक्रिया को भी अपनाया गया? विधि की उचित प्रक्रिया को भी अपनाया गया। मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का भी उल्लेख है और विधि की उचित प्रक्रिया का भी क्या है? उल्लेख है। कौन से वाद के बाद में? मेनका गांधीवाद के बाद में किसका समावेश आर्टिकल 21 में है? विधि की उचित प्रक्रिया का भी क्या है? समावेश आर्टिकल 21 में है, ठीक है। दूसरा, ये जो आर्टिकल 21 है, इस आर्टिकल 21 को सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर मेनका गांधीवाद के बाद में क्या किया है? परिभाषित किया है और एक विस्तृत एवं व्यापक रूप इसको देने का क्या किया है? प्रयास किया है। और उन सभी परिस्थितियों को किसमें शामिल कर लिया गया? आर्टिकल 21 में शामिल कर लिया गया, जो एक गरिमा युक्त जीवन जीने के लिए क्या हो? आवश्यक हो। तो वो सभी अधिकार किसमें समाहित हैं? आर्टिकल 21 में क्या है? समाहित हैं। तो कौन कौन से अधिकार? जैसे निजता का अधिकार है। कौन सा है? निजता का अधिकार, ठीक है। कौन से आर्टिकल में समाहित है? आर्टिकल 21 में है, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक नया ही कंसेप्ट आया है, दया मृत्यु। कौन सी? दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु का अधिकार। इच्छा मृत्यु का अधिकार, ये भी किस में है? आर्टिकल 21 में ही क्या है? समाहित है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका एक और नया मुद्दा है, समलैंगिकता। कौन सा है? समलैंगिकता का अधिकार। ये भी किस में है? आर्टिकल 21 में ही है। ये तो लेटेस्ट है जो वाद है। इसके अलावा जो है ना, आपके बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, जैसे कौन सा? गरिमा एवं प्रतिष्ठा। गरिमा एवं प्रतिष्ठा युक्त जीवन जीने का अधिकार इसी में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से त्वरित न्याय, तत्काल न्याय पाने का अधिकार किस में आता है? इसी आर्टिकल 21 में आता है। इसी प्रकार से कौन सी? चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, ये भी किस में आता है? आर्टिकल 21 में ही आता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से एकांतवास के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। कौन से वाले में? आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। इसी प्रकार से है ना, शुद्ध वातावरण का अधिकार है। कौन सा है? शुद्ध वातावरण का अधिकार है ना। शुद्ध वातावरण का मतलब हो गया शुद्ध हवा, शुद्ध जल प्राप्त करने का, मतलब प्रदूषण रहित वातावरण प्राप्त करने का। तो शुद्ध वातावरण का क्या है? अधिकार है ना। इसी प्रकार से शुद्ध भोजन प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है, ठीक है ना। इसी प्रकार से विदेश यात्रा का क्या है? अधिकार है ना। इसी प्रकार से जीविकोपार्जन, कौन सा है? जीविकोपार्जन का क्या है? अधिकार है ना। इसी प्रकार से आपका कौन सा? सार्वजनिक क्या नहीं दी जा सकती? सार्वजनिक फांसी के खिलाफ संरक्षण का क्या है? अधिकार है ना। इसी प्रकार से जिसको बोलते हैं ना हथकड़ी, कौन सी? हथकड़ी है ना, या बेड़िया, कौन सी हो सकती हैं? बेड़िया के विरुद्ध क्या है? संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। इत्यादि सभी जो अधिकार है ना वो किस में शामिल हैं? आर्टिकल 21 में क्या है? शामिल है, ठीक है। मतलब जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक परिस्थितियां हैं वो सारी की सारी किस में शामिल है? आर्टिकल 21 में क्या है? शामिल है, ठीक है।
इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा? निजता का अधिकार, दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु का अधिकार, और कौन सा? समलैंगिकता। तो हम इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यदि हम बात करें कि समलैंगिकता और निजता क्या होती है, तो निजता जो होती है ना, प्राइवेसी, है ना, तो प्राइवेसी जो है वो इसको परिभाषित करना क्या नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो पुट्टास्वामी विवाद आया था, कौन सा, ध्यान से देखना, पुट्टास्वामी विवाद 2011। ठीक है, तो पुट्टास्वामी जो विवाद आया था, इस पुट्टास्वामी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा अधिकार दिया था, निजता का अधिकार दिया था। ठीक है, और इसी पुट्टास्वामी विवाद पर अंतिम जो निर्णय है वो 2017 में आया। कब? जब आधार से जुड़े मामले की क्या कर रहे थे, वो सुनवाई कर रहे थे, और 2017 में यही कहा कि आर्टिकल 21 जो है ना वो किसका अधिकार देता है, निजता का अधिकार देता है, राइट टू प्राइवेसी देता है ना, क्या करता है, राइट टू प्राइवेसी। तो ध्यान रखना कौन से वाद की बात है ये, पुट्टास्वामी विवाद की बात है। फिर आता है कौन सा, दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु। मतलब एक तरीके से इसको मरने के अधिकार के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, परंतु यहाँ अलग मतलब होता है दया मृत्यु और इच्छा मृत्यु का। इसको यूथनेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूथनेसिया बोलते हैं। यूथनेसिया या दया मृत्यु का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति असाध्य रोग से क्या है, पीड़ित है ना, उसका जीवन जो है ना बहुत ही कष्टमय है, तो ऐसे व्यक्ति को दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, यूथनेसिया या दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वाद आया था जिसका नाम था कौन सा, अरुणा शानबाग केस। कौन सा आया था, अरुणा शानबाग केस। ठीक है, अरुणा शानबाग केस 2011। इस अरुणा शानबाग केस में सर्वप्रथम जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने किसका अधिकार दिया था, इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया था। किसका अधिकार दिया था, इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि अरुणा शानबाग जो थी ना वो एक हॉस्पिटल में नर्स हुआ करती थी, तो उनके साथ जो है ना वहाँ के वार्ड बॉय ने क्या किया था, दुष्कर्म किया था। तो ये 30-40 वर्षों से क्या थी, कोमा में थी। तो इसके जो रिश्तेदार हैं, वकील जो है ना, एनजीओ वगैरह जो है ना, इन्होंने मिलकर सर्वोच्च न्यायालय में क्या की थी, अपील दायर की थी, तो कि इसे क्या की जानी चाहिए, इच्छा मृत्यु दी जानी चाहिए। और उसी वाद में, अरुणा शानबाग वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु का क्या दिया था, अधिकार दिया था, परंतु उसके लिए कंडीशन निर्धारित की कि ये तभी दी जा सकती है जब कोई व्यक्ति किससे पीड़ित हो, असाध्य रोग से क्या हो, पीड़ित हो, उसका जीवन जो है ना बहुत ही क्या हो जाए, कष्टमय हो जाए, तभी क्या की जा सकती है, इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। ठीक है, तो कौन से वाद में कहा था ये, अरुणा शानबाग केस में। और इसी केस की पुष्टि फिर कॉमन कॉज किसमें की गई थी, कॉमन कॉज 2018 का वाद था, कॉमन कॉज वाद 2018। तो कॉमन कॉज वाद इसलिए आया था क्योंकि जो कॉमन कॉज नामक एनजीओ है, इस एनजीओ के द्वारा फिर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय में ये अपील दायर की गई थी कि क्या वास्तव में इच्छा मृत्यु है या नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इच्छा मृत्यु और दया मृत्यु जो अरुणा शानबाग केस में दी थी, उसकी पुष्टि कौन से वाद में कर दी, कॉमन कॉज वाद 2018 में की थी। और सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ ये कह दिया कि निष्क्रिय दया मृत्यु, क्योंकि दो प्रकार की होती है दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु, एक तो कौन सी, सक्रिय, ठीक है ना, और एक कौन सी होती है, निष्क्रिय होती है। तो निष्क्रिय दया इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु की क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुमति दी गई है। निष्क्रिय का मतलब ये होता है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षा प्रणाली को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। सक्रिय का मतलब तो ये होता है कि उसे जानबूझकर जो है ना जहर के क्या कर दिए जाए, इंजेक्शन दे दिए जाए, तो वो तो कौन सी है, सक्रिय। तो सक्रिय को अनुमति नहीं है, किसको अनुमति है, निष्क्रिय को क्या है, अनुमति है, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम को क्या कर लिया जाता है, कोई भी मरीज है जो असाध्य रोग से पीड़ित है, उसका जो जीवन रक्षक प्रणाली है, लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम है, उसको क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। और साथ ही में इसी कॉमन कॉज वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया कंसेप्ट दिया था, जो था लिविंग विल का। क्या था, लिविंग विल का, कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है,
अगर कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु लेता है तो वो क्या कर सकता है, अपना एक वसीयतनामा भी लिख सकता है कि यदि भविष्य में मैं असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता हूँ तो मुझे क्या दी जा सकती है, इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। तो वो लिविंग विल का कंसेप्ट भी दिया था किसने, सर्वोच्च न्यायालय ने। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु कौन से वाद के बाद में अपने यहाँ लीगल है, अरुणासान बागवाद 2011 और कॉमन कॉज वाद 2018 के बाद में। ठीक है, किस प्रकार की दया मृत्यु है, निष्क्रिय दया या इच्छा मृत्यु है। ठीक है ना, मतलब जो यूथनेसिया हमें दिया गया है, किसका, इच्छा मृत्यु का जो अधिकार दिया गया है वो किसके तहत दिया गया है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत दिया गया है। ठीक है, फिर कौन सा है, समलैंगिकता। तो समलैंगिकता का जो विवाद है ये अभी वर्तमान में क्या है, समलैंगिकता को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अपने यहाँ वैध माना जाता है। तो समलैंगिकता का जो अधिकार है ये दिया गया नाज फाउंडेशन, एक एनजीओ था जिसका नाम क्या था, नाज फाउंडेशन। ठीक है, तो नाज फाउंडेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या की थी, अपील दायर की थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस नाज फाउंडेशन के इस वाद में समलैंगिकता को क्या कर दिया, वैध घोषित कर दिया था। ठीक है, फिर जो है मामला पहुंचा कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, सुरेश कौशल के नाम से। किस नाम से, सुरेश कौशल जो वाद आया था, उस सुरेश कौशल वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से समलैंगिकता को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो नवतेज सिंह जौहर, कौन सा, नवतेज सिंह जौहर जो वाद आया 2018 का, इस नवतेज सिंह जौहर वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किसको वैध कर दिया, किसको वैध कर दिया, समलैंगिकता को वैध कर दिया है। ठीक है, तो समलैंगिकता के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम नाज फाउंडेशन के तहत दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिकता को अनुमति प्रदान की थी, परंतु बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश कौशल वाद में इसको क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। और 2018 में नवतेज सिंह जौहर जो वाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दी, अनुमति प्रदान कर दी है। मतलब अपने यहाँ आईपीसी की जो धारा है 377 वो क्या है, अवैध है, उसको समाप्त कर दिया गया है। कौन से वाद में, नवतेज सिंह जौहर वाद में। मतलब अपने यहाँ समलैंगिकता एक अपराध नहीं है, समलैंगिकता एक क्या बन गया, मूल अधिकार बन गया है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पुट्टा स्वामी जो विवाद है इसमें निजता का अधिकार है। अरुणासान बाग केस जो है ना, इसमें दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु है। कॉमन कॉज वाद में भी इसी की बात है। यद्यपि दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु का जो वाद है वो रतिनाथ केस से भी संबंधित है ना, किससे संबंधित है, रतिनाथ जो केस है उससे भी क्या है, संबंधित है। कौन सा, दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु। लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सा वाद, अरुणासान बाग और कौन सा, कॉमन कॉज। और जो समलैंगिकता है वो नाज फाउंडेशन केस में, सुरेश कौशल केस में और कौन से, नवतेज सिंह जौहर केस में क्या है, इसको क्या कर दिया गया, वैलिड कर दिया गया। किसको, समलैंगिकता को। ठीक है, और लास्ट आपको ध्यान रखना है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21A जो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और ये क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 21A में। ठीक है, दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 359 है ना, जिसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था, संशोधन किया गया। और आर्टिकल 359 ये कहता है कि जब कभी भी आर्टिकल 352 प्रभावी होगा तो उस दौरान आर्टिकल 20 एवं आर्टिकल 21 कभी भी क्या नहीं होंगे, निलंबित नहीं होंगे। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो मूल अधिकारों का क्या कर सकता है, निलंबन कर सकता है। परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 359 में ये उपबंध कर दिया गया कि 20 एवं 21 को कभी भी क्या नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। हम इनकी चर्चा अलग से करेंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कैसे ये निलंबित होते हैं, कैसे ये निलंबित नहीं होते। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।